इसी तरह अगर हमें कहीं भी ज्यादा करंट की जरूरत हो, लेस टाइम में जरूरत हो उसकी, तो उसको हम कैपेसिटर के थ्रू कर सकते हैं। कैपेसिटर का मकसद यही है। इसके यूजेस में एक और बड़ी यूज जो है ना, वो इसका रोल है इग्निशन सिस्टम में। हमें पता है कि मुख्तलिफ जो इंजन्स हैं जो गैसोलीन से चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं, तो वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि वो स्पार्क, उसकी वजह से वो जो गैसोलीन है वो आग पकड़ सके और हम इंजन जो है ना वो चला सके। अब वो स्पार्क हम जनरेट करते हैं, यानी उसमें हम कैपेसिटर, उसकी सर्किटरी में हम कैपेसिटर यूज करते हैं। अब जिस तरह है कि जो होंडा के CD70 फॉर एग्जांपल है, कैपेसिटर डिस्चार्ज और ये सिस्टम इसका इसी से है, यानी इसका इग्निशन सिस्टम कैपेसिटर डिस्चार्ज का होता है। यहाँ पे एक ये कंफ्यूजन हमें क्लियर करनी है कि इग्निशन सिस्टम यानी जो इग्निशन प्रोड्यूस करता है, यानी जो स्पार्क प्रोड्यूस करता है, वो कैपेसिटर नहीं करता। कैपेसिटर असल में उस सर्किटरी में यूज होता है और इसका अपना एक खास मकसद है जो मैं आपको बताता हूं। ये फॉर एग्जांपल हम एक बैटरी है यहां पे जिसको हमने कनेक्ट किया है सर्किट में। अब यहां पर लेट्स से एक ट्रांसफार्मर है, यहां पे एक ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होना चाहिए ताकि ये वोल्टेज को बढ़ा सके। तो अब ये जब करंट यहां से फ्लो होगा तो ट्रांसफार्मर उसे जो है ना वो स्टेप अप करेगा, उसके वोल्टेज को बढ़ा देगा। और हमने इसको कनेक्ट किए फॉर एग्जांपल इसको, और यहां से जो वायर हम ट्रांसफार्मर से लेते उसको, अब इनको हम जरा करीब ले आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें सेपरेशन जो है ना वो बहुत कम है। और क्या होगा कि जब हाई वोल्टेज यहाँ पे आएगा तो इन दो टर्मिनल्स के दरमियान, इसको मैं जरा एग्जैजरेट करता हूं ताकि आपको दिखाई दे इस तरह, यानी ये टर्मिनल है और यहाँ पे जब बहुत हाई वोल्टेज आता है ट्रांसफार्मर के बाद तो ये एयर को आयनाइज कर देते हैं और उसी आयनाइजेशन की वजह से कंडक्शन होती है और यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट हो जाता है। और यही स्पार्क हमें चाहिए होती है इग्निशन सिस्टम के लिए। लेकिन क्या होता है कि हमें ये स्पार्क तो एक मर्तबा के लिए चाहिए, इंजन स्टार्ट करने के लिए चाहिए। तो अब क्या होता है कि हम तो यहाँ पे बैटरी इसको ऑफ कर देंगे, लगा हुआ है यहाँ पे ट्रांसफार्मर, तो इस ट्रांसफार्मर में जो बेक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, बेक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वो बेक ईएमएफ क्या करेगा, वो बैटरी की तरफ वापस आएगा। तो या तो वो बैटरी के टर्मिनल्स को जो है ना वो डैमेज करेगा, या अगर हमने यहाँ पे जो है ना वो कोई स्विच लगाया हुआ है तो वो इस स्विच के टर्मिनल्स को जो है ना वो यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस करेगा जो बेक ईएमएफ आता है। क्योंकि हमें पता है कि करंट यहाँ फ्लो कर रहा था, करंट को हमने अचानक बंद किया है तो ट्रांसफार्मर अब ये चूंकि इसमें कॉइल्स है, ये नहीं चाहेगा कि ये करंट खत्म हो, वो उसको मेंटेन रखना चाहेगा। तो उसकी वजह से एक बेक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, एक बेक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और वो फिर सर्किटरी में वापस जाता है। तो अब इस चीज को रोकने के लिए, कि ये फिर से इसकी तरफ ना जाए, हम यहाँ पे कैपेसिटर यूज कर लेते हैं। और ये कैपेसिटर चूंकि यहाँ पे इसे ब्लॉक कर देते, ये चार्ज को जो बेक ईएमएफ जा रहे उसे स्टोर कर लेता है। तो हमारा सर्किट जो वो डैमेज होने से बच जाता है। तो इग्निशन सिस्टम में कैपेसिटर बजाते खुद इग्निशन नहीं करता,
बल्कि कैपेसिटर इलिमिनेट करता है वो जो स्पार्क बेक ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो हम इसे इग्निशन सिस्टम में इसी तरह और भी बहुत सारे यूजेस कैपेसिटर्स के हैं जिनमें ये यूज होता है, लेकिन मेन यूजेस इसके यही है कि हम इसे एज अ फिल्टर और एज एन इग्निशन सिस्टम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटेंस क्या चीज है। यानी कैपेसिटर को तो हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज अ कैपेसिटर, तो अब हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटेंस को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन्स भी होती है। कैपेसिटेंस को मैं सादा अल्फाज में इस तरह लिख सकता हूं कि द एबिलिटी to store charge, यानी कैपेसिटेंस हम कहते हैं कि उस कैपेसिटर की एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अब इसको इक्वेशन में जो है ना हम किस तरह लिखेंगे, देखें, अगर यहां पे मैं ज्यादा पोटेंशियल दे दूं तो यहां पे चार्ज ज्यादा जो है ना वो स्टोर होगा, यहां पे वोल्टेज कम हो तो यहां पे चार्ज कम स्टोर होगा। अब अगर मैं प्लेट्स को कांस्टेंट रख रहा हूं, प्लेट्स जो है ना उनकी ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं आ रहा, ना वो एक दूसरे के करीब जा रहे, ना उनका जो एरिया है वो चेंज हो रहा है, बिल्कुल फिक्स सेटअप है, तो उसमें मैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो बढ़ा रहा हूं तो यहां पे चार्ज बढ़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि Q जो है ना वो प्रोपोर्शनल है V के, या इसको मैं डेल्टा V अगर कह दूं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी Q उसके प्रोपोर्शनल है। और यहां पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको मैं लिख सकता हूं, यानी इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पैरामीटर को हमने रिकॉग्नाइज करना है। हमारा जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है इधर वो है x, यानी वो है पोटेंशियल डिफरेंस, और जो डिपेंडेंट है वो है y। तो y प्रोपोर्शनल टू x और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा जिसको मैं कह सकता हूं c, और यही c इसकी कैपेसिटेंस है और ये डेल्टा v। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि c जो है ना वो डिफाइन होता है q ओवर डेल्टा v, यानी कैपेसिटेंस इज द रेशियो of accumulated charge to the applied potential, यानी ये रेशियो देता है उस कैपेसिटेंस, यहां से C Q बाई डेल्टा V हो जाएगा। तो अब देखें, मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और ये कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस जो है ना वो कांस्टेंट है, यानी कैपेसिटेंस को इससे जो है ना कोई गरज नहीं है, ना इससे कोई गरज है। कैपेसिटेंस वो एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की। तो यहां से जो है ना वो हम यानी बाद में जाके डिटेल से पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस जो है ना ये एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, ये एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी।
यानी ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ये इसकी एबिलिटी है, ये कितना चार्ज एकोमोडेट कर सकता है। सब इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, और यहां से कैपेसिटेंस को मैं लिख सकता हूं कि ये मेजर होगा, इसकी यूनिट 1 कूलम और इसकी यूनिट 1 वोल्ट, तो ये बराबर है 1 फैराड के, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो 1 फैराड जो है ना, जिस तरह 1 कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है चार्ज की, इसी तरह 1 फैराड एक बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की, और हम जो कैपेसिटेंस यूज करते हैं वो माइक्रो फैराड के रेंज में होते हैं, या हम उसे जो है ना वो यानी माइक्रो को सर्किटरी की जुबान में जो है ना वो इसको एम से डी डिनोट करते हैं, यानी माइक्रो फैराड, ये मिली फैराड नहीं है, क्योंकि म्यू लिखना जो है ना वो जरा डिफिकल्ट है कंपेयर टू एम, तो इस एम का मतलब माइक्रो फैराड है। और इसी तरह ये पिको फैराड में भी, यानी ये 10⁻⁻⁶ और ये 10⁻12, तो पिको फैराड में भी जो है ना इसको लिख सकते हैं, तो उसको फिर एफ लिखते हैं, यानी ये 10⁻⁻⁶ फैराड है और ये 10⁻⁻12 फैराड है, और फैराड का जो नाम इसको दिया गया है वो माइकल फैराडे की वजह से। माइकल फैराडे हमें पता है कि उसकी बहुत कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, उसी वजह से इसको जो है ना वो फैराड नाम दे दिया गया। तो अब हम यहाँ पे ये अब हमने एस्टेब्लिश कर दिया है कि कैपेसिटेंस जो है ना वो इंडिपेंडेंट होती है कि आपने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है या उसके रिजल्ट एज ए रिजल्टेंट कितना चार्ज स्टोर हो गया, ये इसके इंडिपेंडेंट होता है, इस पे ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, और थोड़ी देर में हम ये पढ़ेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्यों है। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस को डिस्कस करेंगे और उनके जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस है उनको डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम, चूंकि सबसे पहले जो ज्योमेट्री होती है वो नॉन कर्व ज्योमेट्री होती है, यानी प्लेन ज्योमेट्री, और उसमें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम कर्व ज्योमेट्रीज की तरफ जाएंगे। तो कर्व ज्योमेट्रीज में फिर दो ज्योमेट्रीज हैं, या तो वो स्फेरिकल होगी या वो सिलेंड्रिकल होगी, तो हम उसको जो है ना इसके बाद डिस्कस करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है कि हमने दो सेम प्लेट्स ली हैं जिनका एरिया जो है ना वो A है, और उनको हमने डी सेपरेशन से जो है ना वो रखा हुआ है, यानी उनके दरमियान जो स्पेस है प्लेट्स के दरमियान वो D है, और प्लेट्स के दरमियान जो मटेरियल है वो वैक्यूम है, जिसकी परमिटिविटी जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्सिलॉन नॉट है, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं। इन दो प्लेट्स को हमने कनेक्ट किया है बैटरी से, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस जिसका है डेल्टा V। अब क्या होता है कि जो ही हम टर्मिनल्स कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और ये चार्ज फ्लो उस वक्त तक चलता है जब तक यहाँ और यहाँ के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ये ना हो जाए। जब ये हो जाए तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, और फिर उस सिचुएशन में फ्लो ऑफ चार्ज जो है ना वो खत्म हो जाता है। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया कि कन्वेंशनली हम इस चीज को किस तरह देखते हैं और रियलिटी में जो है ना वो चार्ज कहाँ से फ्लो होता है। तो अब हम कैपेसिटेंस के लिए जो है ना कोई इक्वेशन डिराइव करते हैं, और वो हम किस तरह करेंगे। देखें,
अगर एक शीट है, हमने इसको पढ़ा हुआ है कि अगर एक इन्फिनिट शीट है, यानी इस प्लेट्स के जो एंड्स है वो इन्फिनिट है। अब यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस प्लेट का जो है ना एक एरिया, डिफाइंड एरिया अगर मैं लेता हूं, अगर वो एरिया जो है ना वो A है और इस पे चार्ज Q है, तो मैं लिख सकता हूं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यानी वो चार्ज पर यूनिट एरिया है, इसको मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी कहता हूं। अब इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो फाइंड आउट कर रहा हूं इस पॉइंट पे। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट के। अब ये अगर सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट है तो यहां पे प्लेट भी इनफिनिट है। क्या हम इसको इस पे यूज कर सकते हैं? हम इसको इस पे यूज कर सकते हैं विद अप्रोक्सीमेशन के। अगर हम सेंटर में इनका ले लें तो सेंटर के मुकाबले में प्लेट्स की जो डायमेंशंस है वो ज्यादा है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ये सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट का आएगा और इसी तरह हमने अब 2 प्लेट्स रखी है तो इनके यहां सेंटर पे जो फील्ड होगा वो इसके साथ आप एक और भी ऐड कर ले, यानी इस शीट का यहां पे। तो इसका चूंकि माइनस सिग्मा आएगा तो दिस माइनस माइनस दिस, तो ये प्लस हो जाएगा और हमारा जो कैपेसिटर का फील्ड है वो सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल प्लेट्स के दरमियान वो बराबर है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के। तो अब हमने सिग्मा को जो है ना वो लिखना है कि ये तो चार्ज पर यूनिट एरिया है और 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इसके साथ आ जाएगा ये। अब चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कितना एरिया है कि यहां पे हम देख रहे हैं कि फील्ड जो है ना वो कांस्टेंट है। ये फील्ड कांस्टेंट क्यों आता है? यहां से मैं जितना डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो फील्ड को तो कम होना चाहिए प्रिंसिपली, लेकिन उसकी रीजन ये है कि ये प्लेट्स हम इनफिनिट डायमेंशंस के ले रहे हैं, यानी मैं जितना भी इससे दूर जाऊंगा मुझे प्लेट्स के एंड्स जो है ना वो नजर नहीं आएंगे। तो यानी वो इतना ये भी साथ एक्सटेंड हो रहे, जितना दूर मुझे और प्लेट्स दिखाई जो है ना वो दे रहे। तो उसी वजह से आप अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस तक भी जाते तो प्लेट्स चूंकि इन्फिनिट है तो इसका फील्ड जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा। जितना मैं इससे दूर जाऊंगा ज्यादा एरिया जो है ना वो मुझे मिलेगा और ज्यादा चार्ज जो है ना मेरे व्यू में आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। कैपेसिटर में हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। तो अब इसको वोल्टेज के टर्म्स में मैंने लिखना है। तो वोल्टेज के लिए मुझे पता है कि डेल्टा V को, पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो है ना वो इस तरह लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस है। इस इक्वेशन को, ये भी अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं यूटिलाइज कर सकता हूं यहां पे। तो अब इसको E की वैल्यू यहां पे हम पुट करते हैं, डेल्टा V जो है ना वो आ जाएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा D के साथ। अब चूंकि डेल्टा V और Q का रिलेशन एक मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है और वो था कि कैपेसिटेंस डिफाइंड होती है कि आप रेशियो ले लें चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा V जो है ना वो बराबर है Q ओवर C के। तो ये मेरा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो अब डेल्टा V इसके बराबर है, ये मैंने यहां से निकाला, यहां से डेल्टा V इसके बराबर है।
तो मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकता हूं और मैं लिख सकता हूं कि Q ओवर C जो है ना वो बराबर है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A। तो Q कैंसिल हो जाएंगे और यहां पे मैं लिख सकता हूं कि C जो है ना वो एप्सिलॉन नॉट A ओवर D के बराबर आ जाएगा।